500-600 साल पहले बारिश नहीं हो रही थी काफी टाइम से, और बारिश हुई और साथ में ये मगरमच्छ। इंग्लिश नो, इज अ फ्रेंचमैन। इधर भाई देखो रास्ते में लगी हुई है लैंड माइंस, और इधर लिख रखा है देखो डेंजर तीर दे माइंस, ये फ्रेंच में लिख रखा है। कुछ नहीं पता यहाँ पे कहीं भी लैंड माइंस हो सकती है जो फट सकती है। अब एक वो पीछे से आ गया तो इतना ही आम बात है यहाँ पे, तो हर कुछ ही महीनों में तख्ता पलट हो जाता है। गर्मी बहुत है। सुबह के अभी बजे हैं 11:15 और 11:15 पे इतनी भयंकर गर्मी हो रखी है। ये इनके कुछ टिपिकल घर से आप देख सकते हो, मड हाउसेस। वो सामने एक मस्जिद है, पता नहीं क्या है। ये इनकी सबसे बड़ी मार्केट है वागाडुगू, बुर्किना फासो की ग्रांड मार्श है। कुछ लड़के भाई पुराने पैंट शर्ट शरीर पे रख के बेचने लग रहे हैं, कपड़े बेचने लग रहे हैं। वो तो मेरे को पक्का पता है इधर पोल्यूशन टेस्ट नहीं होता। अगर होने लग जाए ना इनकी सड़कों पे एक सिंगल गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक, ट्रक कुछ ना दिखे, इतना धुआं छोड़ते हैं भाई, इतना धुआं छोड़ते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। एक ऐसे देश से जिसका आपने शायद पहले कभी नाम भी ना सुना हो। अफ्रीका का एक ऐसा देश जिस देश का टेररिज्म के कारण फिलहाल बुरा हाल है और जिस देश की 40% पॉपुलेशन पोवर्टी लाइन के नीचे रहती है। मैं हूं फिलहाल अफ्रीका की एक टोटली लैंडलॉक्ड कंट्री बुर्किना फासो। ये देश सराउंडेड है 6 कंट्रीज से, इंक्लूडिंग बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, माली एंड नीजर। इस देश का एरिया अराउंड 3.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन है लगभग 2 करोड़। इस देश में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है और एज अ टूरिस्ट बाय लैंड जाना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। कारण ये है कि बुर्किना फासो में फिलहाल एक जंग छिड़ी हुई है इधर की सरकार और बाकी रेबल ग्रुप्स के बीच में, जिसमें बाकी सारी इस्लामिस्ट फोर्सेज इंक्लूडेड है, जैसे कि अल कायदा या फिर इस्लामिक फोर्सेज एक्सेट्रा। और इस देश का 40% हिस्सा नॉन स्टेट फोर्सेज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये जंग अगस्त 2015 में शुरू हुई थी, जिसके कारण लगभग 20 लाख लोग इंटरनली देश में डिस्प्लेस हो चुके हैं और 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मैं हूं फिलहाल बुर्किना फासो की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी वागाडुगू, और इससे पहले था मैं इसके पड़ोसी देश नीजर की कैपिटल सिटी नियामे। नियामे की दूरी वागाडुगू से सिर्फ 500 किलोमीटर की है, पर बाय रोड आना पॉसिबल नहीं था यहाँ के ऑनगोइंग टेररिज्म की वजह से। तो मुझे लेनी पड़ी एक फ्लाइट जिसकी कीमत मुझे पड़ी 40,000 रुपए इंडिया के। जी हाँ, 500 किलोमीटर के सफर के 40,000 रुपए पे करने के बाद मैं लैंड हुआ वागाडुगू में। और वागाडुगू एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद मुझे फोर्स किया गया लेने के लिए 90 दिन का टूरिस्ट वीजा, जिसकी कीमत थी 1,54,000 सेफा या फिर वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, जो कि अपनी इंडियन करेंसी में बनते हैं 21,000 रुपए। हालांकि इस देश में आप आगे वीजा ऑन अराइवल ले सकते हो और मैं सिर्फ इस देश में 3 दिन के लिए आया था। और इनफैक्ट एयरपोर्ट लैंड होने के बाद वीजा के काउंटर पे क्लियरली मेंशन था कि 1 से 5 दिन के वीजा की कॉस्ट है 22,000 वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, जो कि अपने इंडिया के बनते हैं लगभग 3,000 रुपए। वीजा ऑफिसर को मैंने वो दिखाया भी और मैंने बताया भी कि मेरे को तो यहाँ पे सिर्फ 3 दिन रुकना है, आप मुझे 3 महीने का वीजा क्यों दे रहे हो। और मैंने 3 दिन बाद इस देश को छोड़ने की मेरी कंफर्म फ्लाइट टिकट भी दिखाई यहाँ से पेरिस की। वीजा ऑफिसर फिर भी नहीं माने और इनफैक्ट 5 दिन भी नहीं, अगर आप इस देश का ई वीजा भी लेते हो जो कि शायद 1 महीने के लिए वैलिड है, उसकी कीमत है 44,000 वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, जो कि अपने इंडिया के बनते हैं 6,000। यही नहीं, आप एयरपोर्ट पे आए बाद वीजा ऑन अराइवल अगर 1 महीने का लेते हो, उसकी फीस लिखी हुई थी शायद 55,000 कुछ, जो कि इंडिया के बने 7,000 रुपए। तो आके क्लियरली वीजा के सेक्शन पे मेंशन था कि 5 दिन तक के वीजा की कॉस्ट है 22,000 फ्रैंक, ई वीजा की कॉस्ट है 44,000, 1 महीना की वीजा की कॉस्ट थी 50-55,000, जो कि मैक्सिमम कॉस्ट थी 7,000 रुपए। लेकिन उससे भी 3 गुना रुपए यानी कि 21,000 रुपए या फिर 1,54,000 वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक मेरे से लिए गए, एक तरह से ठगे गए। और मेरे को कोई ऑप्शन नहीं दिया गया कि आप या तो ये दो वरना आप इस देश से जाओ। अब पता नहीं उनका बिहेवियर ऐसा क्यों था, इंडियन को देख के था, क्या वजह थी, लेकिन उन्होंने 3 महीने के जानबूझ के मेरे से पैसे चार्ज किए वीजा के। एक और चीज मैं बता दूं, इस देश के लोगों को कहा जाता है बुर्किना बे, और लोकल जो बुर्किना फासो के लोग या बुर्किना बे है वो मुझे बहुत ही फ्रेंडली और वेलकमिंग लगे। बुर्किना फासो में जैसा मैंने बताया बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी, और यहाँ पे तख्ता पलट या कू तो ऐसे होते हैं मानो जैसे मौसम बदल रहा हो। फिलहाल ही कुछ टाइम पहले इधर एक कू हुआ था और 2022 में इनके नए प्रेसिडेंट जो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए, उनकी बात करें तो उनकी सैलरी है 8,58,399 सेफा। ये एनुअली है इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस। और 1 महीने की उनकी सैलरी की बात करें तो बनती है 71,533 वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक या सेफा, इंक्लूडिंग ऑल दी अलाउंसेस। मेरे से उन्होंने वीजा की चार्ज करे 1,54,000 सेफा या वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, जो कि इनके प्रेसिडेंट की सैलरी के भी 2.25 गुना बनती है। और आम आदमी की तो मैं बात कर ही रहा, 40% ऑफ द पॉपुलेशन पोवर्टी लाइन के नीचे रहती है। एंड बुर्किना फासो इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इस हिसाब से देखा जाए तो शायद प्रेसिडेंट की 2.25 महीने की सैलरी ये मेरे वीजा फीस के भरोसे ही पूरी करेंगे। एनीवे, इस देश में ट्रैवल करना इतना मुश्किल है कि 40,000 रुपए तो मैंने इस देश में 500 किलोमीटर दूर की सिटी से आने के दिए, 40,000 रुपए मेरी यहाँ से बाहर की फ्लाइट हुई है पेरिस की, 21,000 रुपए मैंने दिए वीजा के। और अगर आप ऑनलाइन जाके इस देश में होटल्स देखेंगे तो कोई भी होटल 100 यूरो से कम आपको नहीं मिलेगा। और लोकली ट्रैवल करना ही बहुत मुश्किल है, जगह जगह मिलिट्री चेक पॉइंट्स है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, तो आपको टूर लेना पड़ता है। खुद से घूमना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट वीडियो बनाना भी इस देश में बहुत मुश्किल है। अगर आप कोई टूर लेते हैं तो कोई भी टूर आपको 100 यूरो से कम दिन का मिलने ही नहीं वाला, जो कि 9,000 रुपये।
तो 9,000 रुपये रोज के टूर के, 9,000 रुपये रोज के होटल के, एक दिन के बनते हैं 18,000 रुपये। अगर मैं 3 दिन यहाँ रुकता हूँ तो बनते हैं 54,000 रुपये। और अभी मैंने खाना और बाकी टिप्स, एंट्री फीस, ग्रेटिट्यूड वो तो इंक्लूड ही नहीं करा। तो 3 दिन के देखा जाए तो कम से कम 1.5 लाख रुपए इस देश में, अफ्रीका के, जिस देश का आपने शायद नाम भी ना सुना हो, वो मेरे लगने वाले या फिर लग चुके हैं ट्रैवल करने के। आज की वीडियो में अपन बाहर स्टेप आउट करेंगे और एक्सप्लोर करते हैं कैपिटल सिटी वागाडुगु। रिकॉर्डिंग करने में काफी परेशानी होने वाली है, लेकिन अपन चल के जानेंगे कि क्या ये देश एक्चुअली, जो कि फिलहाल सिर्फ लाल दिखता है इनकी धूल मिट्टी की वजह से, कुछ भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, पर फिर भी अपन देखेंगे कि क्या 50,000 रुपये एक दिन के और 3 दिन के 1.5 लाख रुपए वर्थ है इस देश में विजिट करने के या फिर इधर ट्रैवल करने में अफ्रीका में। निकल पड़े घर से नीचे। जब लैंड हुआ था एयरपोर्ट पे तो शाम के टाइम 41 डिग्री तापमान बताया था, शाम के 5:30 बजे। अभी तो सुबह के बजे 10:15, अभी तो 40 हो गया, पर दिन में 45 तक चला देगा। इधर पास में एक होटल है, उस होटल के आगे मिलना है मेरे को ड्राइवर से। आप देख सकते हो इधर बोतलों में गैसोलीन या पेट्रोल भर रखे है जो बेचने लग रहे हैं रोड पे लोग। बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी उठ रही है भाई, वे एकदम लाल लाल हो रखा है सब। होटल तो आ गया अपना लेफ्ट में ही है, स्प्लेंडिड होटल। इसके आगे मिलना था ड्राइवर को, ढूंढते हैं कोई उन गाड़ी में होगा। आई कैन सिट हियर? Yes. नाइस। ले भाई 50,000 दे के दिन के बैठ गए भाई गाड़ी में। गाड़ी की हालत आपको दिख रही है, सामने शीशा फूटा हुआ है, बहुत धूल है। एसी तो बहुत बड़ी बात है, वो तो चलना ही नहीं, खैर हम वो तो अपन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बजुल्ले इधर से लगभग 40 मिनट की ड्राइव है और वहाँ पे है इनके सेक्रेड क्रोकोडाइल्स। जी हाँ, मगरमच्छ, जिनको आप छू सकते हो, खाना खिला सकते हो, मिल सकते हो उनसे। एक हमने क्रोकोडाइल पार्क देखा था द गाम्बिया में, बांजुल सिटी के बाहर। एक क्रोकोडाइल पार्क अपन आज देखने वाले, ये वाला मैंने सुना है काफ़ी बड़ा है और खूब सारे मगरमच्छ इधर दिखने वाले अपने को। 40 मिनट की दूरी है और सफ़र आप देख ही सकते हो। 21,000 रुपये वीज़ा के दे के कैसा है। ये इनका मस्जिद है भाई, यहाँ का बड़ा मस्जिद है एक। इनके फ्लैग को ब्रेक डाउन करते हैं। इनके फ्लैग का मतलब बता दूं, ये जो कलर्स यूज हुए हैं ना इसमें, रेड और ग्रीन, ये बेसिकली पैन अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स है जो कि पोस्ट कॉलोनियल यूनिटी को दर्शाते हैं अफ्रीका की। रेड रंग की इसमें अगर हम बात करें तो वो दर्शाते हैं रेवोल्यूशन, और जो ग्रीन कलर है इस फ्लैग में वो इस कंट्री की अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर को दर्शाता है, विच आई डाउट कि भी इतनी हरियाली एग्रीकल्चर मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। एनीवे, जो बीच में येलो स्टार है वो सिंबलाइज करते हैं गाइडिंग लाइट फॉर रेवोल्यूशन। ये फ्लैग ना इनका और 1984 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे पहले इनका फ्लैग दूसरा था, रेड, व्हाइट और ब्लैक कलर का, जो कि इनकी 3 रिवर्स। इस कंट्री को ना पहले बोलते थे अपर वोल्टा, अभी तो इसका नाम है बुर्किना फासो। पहले इसका नाम था अपर वोल्टा, जो कि 3 रिवर्स थी, रेड वोल्टा, व्हाइट वोल्टा और ब्लैक वोल्टा। उन तीनों कलर्स को मिला के वो फ्लैग बना हुआ था। 1984 में इनके प्रेसिडेंट थॉमस सनकारा ने देश का नाम रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा से चेंज कर दिया बुर्किना फासो, और पिछले फ्लैग को अब वाले फ्लैग के साथ रिप्लेस कर दिया। बाकी बुर्किना फासो में जितना नॉर्थ में जाएंगे उतने ज़्यादा हम साहेल रीजन में आ जाएंगे, सूखे इलाके में आ जाएंगे। जितना साउथ में जाएंगे थोड़ा सा ग्रीन हो जाएगा, थोड़ा सा वेट हो जाएगा, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी हो जाती है साउथ में जाए तो। इस देश की 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन लेकिन वागाडुगु कैपिटल के बाहर ही रहती है और एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। और हालांकि यहाँ पे इतना ज़्यादा सूखा है, फेमाइन वगैरह आते रहते हैं, पर फिर भी मोस्टली पॉपुलेशन वही चीज़ करती है क्योंकि हमेशा से वो वही करते आए हैं। और रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे लगभग आप कह सकते हो 60 से 65% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, फिर सुन्नी मुस्लिम्स है, और 20-30% लोग क्रिश्चियंस है। 10-1% लोग जो बचे या फिर 10 से कम वो यूँ मान लो ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीफ्स या अफ्रीकन फेथ्स या एनिमिज्म में भरोसा रखते हैं। जो अपन क्रोकोडाइल पार्क देखने वाले हैं उसमें भी कुछ ऐसे अपने को दिखने वाला है। गर्मी के कारण बार बार मेरा फ़ोन ऐसे ब्रेक डाउन हो रहा है, इतना गर्म हो गया, काम नहीं कर रहा, वीडियो बीच में रुक जाती है। बहुत सी चीज़ें आपको भी बतानी है। मेरे मन में बस वो वीज़ा वाली बात अटकी हुई है। मेरी ज़िंदगी का सबसे महंगा वीज़ा था ये। इससे पहले शायद अमेरिका का वीज़ा था $160 का, जो कि 10-11 हज़ार रुपये बनते हैं इंडिया के। मेरे ख्याल न्यूजीलैंड का ही महंगा था, 10-15 हज़ार कुछ का था। 21,000 का वीज़ा यार, हद ही होगी। सड़क किनारे भाई लोग पानी बेच रहे हैं। अभी एक आदमी आया था मेरे को हार्वर्ड की फ्रेंच में किताब बेचने के लिए कि भी बिज़नेस कैसे ग्रो करे। इस तरह के काफ़ी लोग कुछ ना कुछ आए जा रहे बेचने। यहाँ पे रेड लाइट सी है, और जिस शहर हम जाने लग रहे हैं, शहर तो क्या छोटा गांव है बहुत, बजुल्ले, वो यहाँ से मेरे ख्याल 15 किलोमीटर और होगा अभी। ये है भाई टोल, बुरा हाल हो रखा है इसका भी पुराना सा। English? You don't No. speak English. He's a Frenchman. बाय बाय।
इतने हम लोग बजूले पहुंच रहे हैं तो मैंने सोचा पहले यहाँ की ना लैंग्वेजेस के बारे में एक बार आपसे बात कर लूँ। इंटरेस्टिंगली बुर्किना फासो की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है मोरे, जो कि मोस्सी लोग, इधर का सबसे बड़ा जो एथनिक ग्रुप है, 50% ज़्यादा लोग यहाँ पे मोस्सी है। जी हाँ, मोस्सी इनका एक एथनिक ग्रुप है। तो मतलब हर आदमी जो भी मोस्सी है वो मेरी मोस्सी का लड़का हो गया, ठीक है, तो उसमें मोस्सी के बोल लूँगा। तो मोस्सी लोग बोलते हैं मोरे लैंग्वेज। मोरे लैंग्वेज इधर की ऑफिशियल लैंग्वेज है, प्लस बिस्सा, दियालू और फुल्ला, ये 4 इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब आप लोग सोच रहे हो फ्रेंच कहाँ की, हर चीज़ तो फ्रेंच में लिखी हुई है, हर आदमी फ्रेंच बोलता है। और फ्रेंच कॉलोनी भी थी बुर्किना फासो। जी हाँ, 5 अगस्त 1960 को इन्हें फ्रेंच से इंडिपेंडेंस मिली थी और फ्रेंच इनकी ऑफिशियल वर्किंग और बिजनेस लैंग्वेज भी थी। लेकिन इसी साल 2024 जनवरी में इन्होंने फ्रेंच को हटा दिया, दर्जा उसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो हटा दी, और 2023 में जो फ्रेंच लोग थे यहाँ पे वो भी भगा दिए। किस वजह से? इंपीरियलिज्म की वजह से और नियो कॉलोनिज्म की वजह से। अब वो चीज़ क्या होती है कि बेसिकली कोई भी कंट्री किसी अपनी फॉर्मर कॉलोनी को अभी भी इन्फ्लुएंस करे पैसे से, पावर से, या अपने इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, वो बेसिकली इंपीरियलिज्म आप उसे कह सकते हो। या फिर ये कंट्री आज़ाद होगी, पहले फ्रेंच कॉलोनी थी, अब भी इन पे ना बहुत ज़्यादा फ्रांस वाले वो डालते थे, स्पेशली जो साहेल रीजन की कंट्रीज है, माली, बुर्किना फासो, निजेर, तो इन्होंने भगा दिया फ्रांस के लोगों को। ये बोले कि तुम भागो यहाँ से, और इनफैक्ट फ्रेंच लैंग्वेज का दर्जा भी हटा दिया। अब इन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच को बना दिया इनकी वर्किंग लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इधर की जो नेटिव इंडिजिनस लैंग्वेजेस है वो है। और ना बुर्किना फासो इस चीज़ में बढ़िया है, ये ना अपनी नेटिव और इंडिजिनस लैंग्वेजेस को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। इनफैक्ट इस देश का नाम भी बुर्किना फासो 1984 में जो रखा गया था, बुर्किना जो वर्ड है वो एक मोरे लैंग्वेज का वर्ड है जो मोस्सी लोग बोलते हैं, और उसका मतलब होता है ऑनरेबल पीपल। और फासो जो वर्ड है वो दिउला लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है फादरलैंड। तो ये इनकी लोकल लैंग्वेज से बना हुआ इनका देश का नया नाम है। मोरे भाषा जो मोस्सी लोग बोलते हैं कुछ ऐसा साउंड करती है जो मेरा गाइड बात कर रहा है। और ये आ गया सामने बजुले, ये देखो आप पढ़ सकते हो बजुले, यहाँ से 7 किलोमीटर लिख रखा है। चलो, तो मेरे गाइड बता रहे हैं कि यहाँ पे 60 लैंग्वेजेज है बुर्किना फासो में, लेकिन सबसे कॉमनली स्पोकन आधे ज़्यादा लोग जो बोलते हैं मोरे। तो मोस्टली लोग 50 से ज़्यादा % भी मोस्सी है, मोस्सी लोगों की लैंग्वेज है मोरे। उसके बाद दिउला वगैरह बाकी लैंग्वेजेस। अगर इनके एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया मोस्सी लोग, मोस्सी वालों के बाद हो गए 8-9% फुल्ला, फिर बोबो, गुरमा। तो बाकी इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे, सेनुफो हुआ, दिउलो हुआ, टुआरेग्स हुए। टुआरेग्स जिनको आप बर्बर से रिलेट कर सकते हो, जो रेगिस्तान में रहते हैं डेजर्ट में, अल्जीरिया के, मोरक्को के, ट्यूनीशिया के जो बर्बर है उनसे रिलेट कर सकते हो टुआरेग्स को। तो ये बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स है, सबसे बड़ा लेकिन मोस्सी है। रास्ता कुछ ऐसा है भाई, कच्चा रास्ता स्टार्ट हो गया, हाईवे से हम उतर गए। रिलीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, लेकिन मुस्लिम जनरली नॉर्दर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर रीजन्स के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो क्रिश्चियंस है वो देश के सेंट्रल पार्ट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। देख सकते हो आप देश पूरा कैसे लाल है, इनकी मिट्टी की वजह से लाल दिखता है, लगता है कोई फिल्टर लगा रखे इस देश पे, मतलब हर चीज़ ऐसे लाल लाल सी। वो हाईवे जिस पे अपन थे अभी थोड़ी देर पहले, वो इनका नया ही बना है शायद, वरना वागाडुगू से बाहर निकलेंगे अपन तो कुछ ऐसी सड़कें छोटे टाउन्स में और बाहर सारी जगह कुछ ऐसा लैंडस्केप ही देखने को मिलेगा। देख सकते हो आप कुछ डोंकीज यानी कि गधे, गर्मी बहुत है। सुबह के अभी बजे हैं 11:15 और 11:15 पे इतनी भयंकर गर्मी हो रखी है। ये इनके कुछ टिपिकल घर से आप देख सकते हो, मड हाउसेस। वो सामने एक मस्जिद है, पता नहीं क्या है, कुछ दुकानें सी जिस पे पेट्रोल बेच रहे हैं, और ये मिट्टी के ही घर है मोस्टली सारे। ये वाला पक्का था शायद, वो देखो एक पीछे और टिपिकल सा घर, बिल्कुल गांव में आ गए अपन। वागाडुगू से 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन बिल्कुल ही यूँ मान लो एकदम बैकवर्ड इलाके में। वो देखो नलका भी है इधर पानी के लिए, अरे वो छुप गया वीडियो में। सुअर, बकरी, गधे और कुछ लोकल लोग, बच्चे, गाय। ये एरिया तो बढ़िया लगा यार मेरे को, ये गांव सा ना, मतलब मेरे को ना पता नहीं, ये रेगिस्तान टाइप के इलाके बढ़िया लगते हैं। मेरा फ़ोन अब गर्मी के कारण दोबारा बंद होने वाला है, और मैं नहीं चाहता बजूले जो मेन जगह जाके बंद हो जाए, तो थोड़ी देर इसे ठंडा होने रख देता हूँ। 2-4 मिनट इतने में हम पहुँच रहे हैं वहाँ।
आ गए भाई हम बजूले। लो भाई फाइनली इतने धक्के खाए बाद पहुंच गए। ये स्कूल के बच्चों की एक बस ही आई है, यहाँ पे घूमने आए होंगे। बजूले आ गए भाई, और बाहर इन्होंने एक ये मिट्टी का स्ट्रक्चर बना रखा है। मिट्टी है ना ये? नहीं, शायद सीमेंटेड है। जो कि एक बड़ा सा मगरमच्छ है, और इधर लिख रखा है फ्रेंच में बिएनवेनु आओ कॉम्प्लेक्स टूरिस्टिके दे बाजुले। मैं तो सोच रहा था कोई टूरिस्ट मिलेंगे नहीं, पर मेरे ख्याल से पूरा स्कूल ही आ रखा है आज तो घूमने। इनके अलावा टूरिस्ट मैं ही हूँ, पर ये तो इसी देश के होंगे। खैर बाहर का तो कोई दिखा नहीं मुझे। इसमें भाई ये रखते हैं मुर्गे क्रोकोडाइल के लिए। एक था वो निकाल के ले गया शायद, ये बाहर पड़े हैं। ये है मगरमच्छ बुलाने के लिए या फिर उन्हें खिलाने के लिए ये मुर्गे जो बाहर रख रखे हैं इन्होंने। ये देखना अब ये लड़का कैसे पकड़ेगा मुर्गों को। चल चल, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, मार चपट्टा। पकड़ 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 पकड़। ये देखो मुर्गे को पकड़ना है। ये पकड़ 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 पकड़। ये पड़ा थी भाई रे, बच्चे पूरे एक्सपर्ट पड़े। मुर्गे ले लिए 2, ये मुर्गे लेके जाएंगे शायद। हम टूटी हुई गाड़ी में आए, पुरानी गाड़ी में आए। उसका एक ड्रॉबैक था, पर एक फायदा भी था बहुत बड़ा। ड्रॉबैक ये था कि परेशान होते आए थोड़े, पसीने में, गर्मी में, खड्डों में डबल उछलते आए। गाड़ी के जैसे ही ब्रेक लगते थे, एसी तो चलता ही था, हवा चलनी बंद हो जाती थी, तो बहुत परेशान हो जाते थे। अच्छी बात क्या थी कि रास्ते में कहीं भी हमें सिपाहियों ने नहीं रुकवाया। इंग्लिश वर्ड नहीं बोलना चाह रहा मैं। सिपाही थे रास्ते में जगह जगह, मतलब वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, पर उन्हें लगा कि ये तो छोटी गाड़ी है, कोई लोकल होगा, चलो जाने दो, रोका ही नहीं कहीं। वरना रोक के तलाशी वलाशी लेते, क्या बोलते, पैसे भी खाते, क्या करते जो भी। अच्छी बात ये रही, रुकवाए नहीं कहीं। धूल देखो आप, फ़ोन बार बार इतनी धूल झड़का रहा हूँ फिर भी इकट्ठी हो जा रही है। मुंह में, नाक में, सारी जगह धूल घुस गई। चिरकुट। हाँ, ये हो गया पानी के तालाब से, स्वैम्प, पडल, कुछ भी कह लो आप इसे, शुरू। ठीक है, अब इधर मेरे ख्याल मगरमच्छ अपने, ये देखो कंडे अपने नज़दीक ही होंगे मगरमच्छ कहीं। बस निकल के आगे मेरी टांग ना खींच के ले जाए। कुछ और बच्चे हैं यहाँ पे जो जाने लग रहे हैं, और वो दिख रहे हैं मेरे को उधर मगरमच्छ खूब सारे। ओहो, कांटे चुभ गए। इन मुर्गों की बड़ी चढ़ने वाली है बेचारों की। आखिरी कुछ सेकंड है इनकी जिंदगी के। ये आ गए मगरमच्छ, ये देखो भाई। अब ये, अच्छा ये मुर्गे देख बुला लिए भाई, मुर्गे से बुलाएगा। तो भाई देख सकते हो आप कैसे हाथ में मुर्गे हमारे, और मुर्गों का लालच देके इन मगरमच्छों को हमारे पास बुलाया जा रहा है। ये देखो भाई, ऐसे बार बुलाया जा रहा है इन्हें। मगरमच्छ के देखो कितनी नजदीक है मुर्गा, मुर्गा लेने के लिए, लेकिन ये झपट्टा नहीं मार रहा। चाहे तो ये कूद के इस आदमी को ही खींच के ले जाते हैं। तो देखो इनके मुंह पे लकड़ी मार रहे, कुछ मार रहे। इन मगरमच्छ की ना ये लोग एक तरह से पूजा करते हैं, और कोई भी मगरमच्छ अगर मर जाता है ना, तो उस मगरमच्छ को इस गांव के जैसे भी हर किसी इंसान को दफनाते हैं, वैसे उस मगरमच्छ को दफनाया जाता है कि इंसान की तरह ही, पूरी रिस्पेक्ट से। ये देखो इधर एक मगरमच्छ मरे, इधर एक मगरमच्छ, कितने सारे देखो मेरे नज़दीक आने लग रहा है। तो इन मगरमच्छों की ना बहुत इज्जत की जाती है। और ये जो गाँव है आसपास में बजूले, ये गाइड वाइड तो मेरे को कुछ बताने नहीं लग रहे, तो मैंने जो पढ़ा है वही आपको बताने लग रहा हूँ। इस गांव की पॉपुलेशन लगभग 1,500 है। अब ये जो मगरमच्छ है, इसके पीछे 2 थ्योरीज है। एक साइंटिफिक थ्योरी तो ये है कि इधर पहले होती थी नदी, वो नदी सूख गई और ये मगरमच्छ यहीं पे फंस गए, यहीं रह गए। दूसरी थ्योरी है कि लगभग 500-600 साल पहले जो यहाँ के लोग मानते हैं, बारिश के थ्रू, बारिश नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम से, और बारिश हुई और साथ में ये मगरमच्छ आसमान से आके यहाँ पे टपके और पड़े, और लोग तब से इन्हें भगवान मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। और अफ्रीका में एनिमिज्म या फिर वर्शिपिंग ऑफ स्पिरिट्स या फिर एनिमल्स बहुत आम बात है। ये देखो, अब इन मगरमच्छों के साथ इन लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है, तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो कौन सी थ्योरी ठीक हो सकती है। अब देखो इसको ये दिया जा रहा है एज अ बेट। ये देखो ये मुर्गा इस मगरमच्छ को, इसकी लेकिन हिम्मत क्यों नहीं हो रही है खाने की, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। थका हुआ है, गर्मी लग रही है, इसको क्या दिक्कत है? Why is he not eating it? Is he tired?
अरे ये मेरे ख्याल इसको बाहर निकालना चाह रहा है, पता नहीं क्या करना चाह रहा है। ये आ गया भाई, देख लो ये मेरा पैर है, ये मगरमच्छ है, कितना नजदीक है मेरे। ओ भाई मजे ले रहे यार ये तो इनके। ये देखो, कूद नहीं रहा, हिम्मत नहीं हो रही इसकी। ओ बेटे फोन पकड़ना औखा हो रहा है, इतना बिल्कुल जलने लग रहा है मेरे हाथ में मेरा फोन। कई देर मजे लेंगे भाई ये तो इनके। देख सकते हो भाई आप, मेरे दोनों तरफ मगरमच्छ है, इधर मगरमच्छ मेरे, एक मगरमच्छ इधर। इन गए भगवान है देखा जाए तो। दे केम विद रेन, विद रेन, with rain they Yes. from the sky. From the sky. Yeah. You want touch? Okay, I'll touch it. जैसे मैंने बताया आसमान से आई है, इनका मानना है कि भी बारिश के साथ आसमान से टपके थे, और कह रहे हैं आप इसे हाथ भी लगा सकते हो मगरमच्छ को, तो लगा लेते हैं भाई। ये एक मगरमच्छ है जिसके मैंने अभी हाथ लगाने लग रहा हूँ, हिल नहीं रहा पर ये, इनको गर्मी लग रही है मेरे ख्याल से। तो ये इतना क्यों डर रहा है भाई, तू तो यहीं का है। ये साथ वाला पीछे ही वाला इतना डरने लग रहा है जो दूसरा बार घूमने आया। तुम्हारा तो भगवान है, तुम क्यों डर रहे हो। ये देखो, ये इसकी चमड़ी भाई काफ़ी रफ सी भी है, सॉफ्ट सी भी है। क्या बताऊँ, रफ इसलिए शायद इस पे मिट्टी लगी हुई है, और सॉफ्ट पता नहीं ये पानी में रह गया, ऐसी होती होगी इनकी। देख रहे हो आप भाई, तो मैंने मगरमच्छ की पकड़ ली है टेल, जो कि बहुत भारी है, मैंने हाथ में पकड़ रखी है, और वो साथ वाला मगरमच्छ मेरे को देख रहा है, बस झपट्टा मारने ही वाला यूँ लग रहा है। मारना दियो रे, तू इनका भगवान होगा, हमारे भगवान जी भी हनुमान जी, आगे बता देंगे। तो भाई मस्त मज़ेदार, यहाँ पे आप इनके साथ रिलैक्स कर सकते हो, मगरमच्छ के साथ घूम सकते हो। दोस्तों मैं इनको खिलाऊंगा ये चिकन मगरमच्छ को। मेरे पे ना मार दियो झपट्टा, बस पहले बताने लग रहा हूँ। ले इस पे बेशक मार ले। Do we have one more chicken? One more chicken? Yes, if you want. Yeah. How much is it? 3,000. Okay. Yeah, one more. Yeah. 3,000 का है भैया एक मुर्गा है, यानी कि इंडिया के 450-500 रुपए का। मैं बोला मैं खैर आए बेचारे अपने लिए इतना दुखी होने लग रहे हैं, मगर इन्हें एक मुर्गा और खिला देते हैं। क्यों भाई, हैं? मेरे पे दुपट्टा ना मार दियो भाई, पहले बता रहा हूँ। मार दुपट्टा, मार 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 दुपट्टा। You see? You can. ओके, Take. मार दुपट्टा, आजा। ले देख दूसरा आ गया, तेरे तो बस की नहीं है, वो खाएगा। मार दुपट्टा, मार 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 दुपट्टा। Come here. अरे भाई, But this is blind. दिस इज ब्लाइंड। Yeah. ये तो भाई अंधा है, प्यार में अंधा है शायद। ले भाई मार दुपट्टा। यार रोज रोज कौन मुर्गे खिलाएगा तेरे को, मार दुपट्टा। देख इतनी दूर से आया मुर्गा खिलाने, ले मार दुपट्टा, मार। ले 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 खा ले। नाउ वी शुड गिव, या ले भाई खा ले यार, बहुत दुखी कर दिया। ले खा ले खा ले खा ले खा ले, ले जा खोस ले, ले खींच तो ली से, तोड़। You want sit down? Sit on it? Okay. Nah, this, the big one. Big one, okay. Okay, no problem. मान गए उस्ताद। How much does it weigh? Huh? Body weight, how much does it weigh? Its body weight, how much weight is in it? This, How many kilo? 200. 200 kilo. Yeah. Okay. But age is 40 years. 40 years. Yeah. But it's young. The crocodile can live 150 years. इनका कहना है भाई क्रोकोडाइल 150 साल तक जी सकते हैं, हालांकि मेरे ख्याल से तो शायद 60-70 साल उम्र होती है क्रोकोडाइल्स की। और ये जो क्रोकोडाइल्स है ना, ये है नाइल क्रोकोडाइल्स। इनकी क्लासिफिकेशन मैं लिख दूंगा स्क्रीन पे, आपको लिखी दिख जाएगी। और इसका वजन ये कह रहे हैं 200 किलो। अब मेल्स और फीमेल्स का वजन अलग होता है, फीमेल्स काफ़ी हल्की होती है, फीमेल्स कैन बी एज लो एज 40 किलोज, ठीक है, 40 किलो से लेके 200-250 किलो तक। मेल्स होते हैं एटलीस्ट 150-200 किलो के, और उससे ज़्यादा के भी होते हैं। Sit down, sit down. अब एक वो पीछे से आ गया तो No, it's not coming.
What if it comes and grabs my legs? Sit here. Okay. वो पीछे आगे तो देख ली. Okay, here. I am 100 kilo also. You can. 100 kilo, no problem? No problem. Okay, no problem. Sit really. You can sit down really. Okay. वो उसको बजा यार पीछे वाले को. No, it's not coming. It comes. And take hand. Take the crocodile. Take hand. Okay. ले भाई हाथ भी मिला ले. ओहो. भाई यूं लग रहा है वो ऑस्ट्रेलिया का क्रोकोडाइल हंटर था ना आदमी, वो मैं ही हूँ आज तो. ऐसी फीलिंग आ गई इतने मगरमच्छों के बीच में. अब ये भाई Crocodile want to cut. मुर्गा इसे ये फेंक दिया बीच में. अब ये सारे भाई आगे. अरे 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 ये देखो भाई पीछे पड़ गए सारे इसके मुर्गे के. अब सारे इसके पीछे भाग गएंगे. ये भाई अरे भाई मेरे पीछे ना. वो मुर्गे मेरे पास ना. ठीक है तेरे को तो मरना ही, मेरे को मरवाएगा. मगरमच्छ से नहीं पकड़ा गया, इसने पकड़ लिया. ये असली शेर. फेंक दे फेंक दे फेंक दे बीच में फेंक. ये गुलेल है इसके हाथ में. चिरकुट ये सीधा तुम तो कैच दे दी. अरे बेचारे थक रहे, इनसे पकड़ा ही नहीं जा रहा है. पकड़ ले. गिव मी. ले भाई बीच में फेंका था. बिल्कुल ले गया भाई. ये देखते रहो. देखो कुण में बाज गया लेके. कड़े जाए खाओगे रे, कड़े खागा. आ गया भाई कुण में. मेरे को दे दे रे. खोसूंगा तेरा, खोसूंगा दे दे ना. अब वो आगे तेरा इलाका है भाई, उधर मैं रिस्क नहीं लूंगा. जा बात जा खा ले. ये देखो ये बेचारे रह गए भूखे. है मेरे यार रह गए ना भूखे. मार लेते थोड़ी हिम्मत. चल भाई गुड बाय. तेरे में भी करंट नहीं था यार. चिरकुट ये गुलेल दिखा. गुलेल दिखाइयो. गुलेल ये देखो भाई अपनी गुलेल. ले भाई चलो. मज़ा आया भाई मगरमच्छों के साथ खेल के. ये मगरमच्छ जैसे पहले यहाँ पे आए ना, जैसा इन्होंने बताया 15th सेंचुरी, तो ये मतलब पानी में रहते हैं मगरमच्छ. आपने देखा ही है स्वाम्प से पानी के जो होते हैं. और इस इलाके में पानी तो था नहीं, तो औरतें आती थी जहाँ पे मगरमच्छ रहते थे, उधर पानी के ट्रेसेस होते थे, बाल्टी भर के उससे पानी निकालती थी. घर में पानी तो चाहिए भाई. और मगरमच्छ ना औरतों को कुछ नहीं कहते थे. तो तब से ये भी आगे भी ये तो हमारी मदद करने आए, भगवान का रूप है. और लोग अब इनकी पूजा करते हैं फॉर देयर हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, फर्टिलिटी. तो तरह तरह के कारण हैं जिस वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड माना जाता है. और अच्छा था यार, मतलब मज़ेदार जगह थी, अच्छा लगा. वापस चल पड़े भाई क्रोकोडाइल पार्क से. देख सकते हो आप दोबारा इनके टिपिकल. अरे ये बीच में कुआं भी है, नल लगा हुआ है बीच में. पूरे गांव का कॉमन होगा शायद ये पानी के लिए, पता नहीं, पर इसमें पानी होगा या नहीं वो तो. यस स्टॉप. ये देखो भाई इधर बोर्ड पे देखो क्या लिखा हुआ है. माइंस, लैंड माइंस. या ओ इधर भाई देखो रास्ते में लगी हुई है लैंड माइंस. और इधर लिख रखा है देखो डेंजर, तीर दे माइंस. ये फ्रेंच में लिख रखा है. कुछ नहीं पता यहाँ पे कहीं भी लैंड माइंस हो सकती है जो फट सकती है. ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे. वो जहाँ पे भी ये लैंड माइंस है ना, अब लोगों को जिनका पता चल रहा है, तो वो ना बजरी से ऐसे कवर कर रखी है. बजरी का पहाड़ सा बना दिया उस पर, ताकि कोई लोग उस पर गाड़ी ना चढ़ाए या फिर कोई पैदल चल के ना जाए. देखो जैसे बजरी का पहाड़ सा बना हुआ था, मतलब ढक रखी है वो लैंड माइंस, ताकि गलती से अनजाने में किसी का पैर वैर ना जाए. ये देखो रोड के पत्थर तोड़े हैं ना इन माइंस से रोड बनाने के लिए. तो अभी भी यहाँ ध्यान रखना पड़ता है माइंस का. एक तो इस देश में पहले ही इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, मतलब कुछ भी मैं झड़का रहा हूँ ये देखो ऐसे मिट्टी उड़ने लग रही है. दूसरी चीज़, अगर वो तो मेरे को पक्का पता है इधर पोल्यूशन टेस्ट नहीं होता, अगर होने लग जाए ना इनकी सड़कों पे एक सिंगल गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक, ट्रक कुछ ना दिखे, इतना धुआं छोड़ते हैं भाई, इतना धुआं छोड़ते हैं. ये है भाई इनकी मेन रोड, वागाडुगू की, बुर्किना फासो की. इस रोड पे दोनों तरफ अलग अलग देशों की एम्बेसीज थी, मोरक्को की, माली की, इसी तरह 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 देशों की.
और इनके सारे बड़े दफ्तर भी इधर ही थे, एंटी करप्शन और ये सारी चीज़ें। सामने इनका मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल हीरोज़ जिधर हम अभी जाने लग रहे हैं। रोड की दोनों तरफ ये इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। अमेरिका मसाला। ओके ओके, गर्मी बहुत हो रही है तो पानी लेने रुके हैं। और यहाँ पे वाइन की दुकान भी है, दारू की दुकान है। ये देखो, पानी चाहिए था तो गार्ड ही पैसे ले गया और अंदर से ला के दे देगा। ये देखो दारू की दुकान, यहाँ पे खूब है इस तरह की दारू की दुकान। हालांकि 3/4 पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, पर मैं दारू की दुकानें काफ़ी देख चुका। फ़ोन को गर्म रखने के लिए इस पानी की बोतल के चिपका के रख रहा हूँ ताकि बंद ना हो बार बार। ये आ गया सामने अब हमारे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल हीरोज़, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुर्किना फासो। मेरे पीछे आप लोग जो अब देख रहे हो ये है, जैसे मैंने बताया, इनका मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल हीरोज़। हालांकि जो गाइड है मेरा वो तो कुछ बता नहीं पाया क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती। एनीवे, मैं ही बताता हूँ जितना मुझे पता है। ये जो मॉन्यूमेंट है ना, ये यहाँ के जो भी लोग मतलब मरे इस देश के रेवोल्यूशन के लिए, आज़ादी के लिए, उन लोगों की याद में ये मेमोरियल बनाया गया। इस मॉन्यूमेंट पे इनके तरह तरह के सिंबल्स और स्टैचूज है जो इनके नोटेबल इवेंट्स और फिगर्स को दर्शाता है। और इनके जो हीरोज़ रहे हैं, जो इनके रेवोल्यूशन और इंडिपेंडेंस में जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस देश की सिग्निफिकेंट हिस्ट्री में, तो उन सब हीरोज़ के इस देश पे नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा और जो भी इनके सिग्निफिकेंट इवेंट्स थे या फिर जो भी फिगर्स है वो सब इस मॉन्यूमेंट पे लिखी हुई है। आप इसे कंपेयर कर सकते हो इंडिया के इंडिया गेट से, उस पर भी जैसे नाम लिखे हुए हीरोज़ के, उसी तरह कुछ ऐसे है। अब क्योंकि हम इधर आ गए तो मैं इस देश की हिस्ट्री के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। पहले अपन कोई जगह ढूंढते हैं जिधर अपन आराम से बैठ सके। इस देश की पॉलिटिकल सिचुएशन या हिस्ट्री के बारे में कुछ भी अपना मुंह खोलने से पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो कि मॉन्यूमेंट के सामने ही लगे हुए हैं कुछ फ्लैग्स। जूम इन करके देखे तो आपको दिखेगा रशिया का फ्लैग। जी हाँ, सबसे राइट में देखो रशिया का फ्लैग। पहला फ्लैग है सबसे लेफ्ट में इसी देश का, बुर्किना फासो का। फिर है माली का फ्लैग, फिर है निजर का फ्लैग, फिर है रशिया का फ्लैग। ये फ्लैग क्यों है अभी आपको सारी चीज समझाता हूँ। और सिर्फ इधर नहीं, रास्ते में भी जब मारे थे जगह जगह मिलिट्री चेक पॉइंट्स और रशिया का फ्लैग लगा इस देश में जगह जगह। ये सारी बातें मैं अभी बैठ के आपको इस देश की हिस्ट्री बताऊंगा तो आपके समझ में आएगी। तो बुर्किना फासो जो देश है ना, ये देश सेटल किया गया था 11वीं से 13वीं सदी के दौरान। जो यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, मोस्टली लोग, उनके द्वारा मोस्टली लोग आए, उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट करी। और उनके ना यहाँ पे किंगडम्स होते थे, जैसे वागाडुगु उनका एक किंगडम था बहुत बड़ा, और टेंकोडोगो या तेंगा, जो कि अब बाकी टाउन्स है या प्रोविंसेस है, इधर इनके किंगडम्स थे। फिर फाइनली 1896 में यहाँ पे आगे फ्रेंच लोग, फ्रांस ने इन्हें कॉलोनाइज कर लिया, जो फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका था जिसमें सारी कंट्रीज आती थी। ये माली, निजेर और जितनी भी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज है, सेनेगल, बुर्किना फासो, गिनी कोनाक्री, जितनी भी ये कंट्रीज है फ्रेंच स्पीकिंग, आइवरी कोस्ट, तो ये पूरा फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका था। अब 1896 में फ्रेंच कॉलोनी बन गए, लेकिन फिर 1958 में जाके अपर वोल्टा, क्योंकि इस जगह का नाम पहले अपर वोल्टा था, मैंने आपको पहले ही बताया, अपर वोल्टा विद इन द फ्रेंच कम्युनिटी एक सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी बन गया। मतलब था ये फ्रेंच कम्युनिटी पर सेल्फ गवर्निंग हो गया। देखो बच्चे सारे मेरे आगे से गुजर रहे हैं, घूरते हुए जा रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। फ्रांस ने इन पे कई साल राज किया, लेकिन 1958 में फाइनली ये सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी होगी जैसे मैंने बताया, लेकिन अभी भी फ्रेंच कम्युनिटी के अंडर थे। फिर 1960 में इनके प्रेसिडेंट थे मॉरिस यमिएगो। उनकी प्रेसिडेंसी के अंडर ये देश फुली आज़ाद हो गया, फुली इंडिपेंडेंट 5 अगस्त 1960 को। लेकिन 1960 में आज़ादी के बाद भी इस देश में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही। कभी सूखा आ गया, फेमाइन हो गए, इसके अलावा घूसखोरी, करप्शन और इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, तख्ता पलट होते रहे, कू होते रहे, पता नहीं कितने कू हुए यहाँ पे भाई। 1966 में तख्ता पलट हुआ, फिर 1980, 1982, 83, 1987, 2022 में तो 2 बार ही हुए यहाँ पे तख्ता पलट, एक बार जनवरी में, फिर एक बार सितंबर में। और इसके अलावा अटेम्प्ट भी हुए, ये तो सक्सेसफुल थे। जो अटेम्प्ट हुए वो 1989 में हुआ, 2015 में हुआ। तो भाई मतलब ना इतना ही आम बात है यहाँ पे, तो हर कुछ ही महीनों में तख्ता पलट हो जाता है, कुछ भी नहीं पता। बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी और मतलब मौसम आपने देखा ही सूखा पड़ा रहता है। तो मतलब पहले इस देश में इतने चैलेंजेस और दिक्कतें थी, उसके बाद अभी तो मेन चीज़ स्टार्ट हुई नहीं, फिर यहाँ पे स्टार्ट होती है ये वॉर या जंग जो भी चल रही है इनकी सरकार और जो भी अलग अलग मिलिशिया जहाँ पे बने हुए उनके बीच में। उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास में एक आदमी खड़ा है, वो बात मैं थोड़ी सी और साइड में जाके बताता हूँ। तो अब भाई इन सब चैलेंजेस के बाद इस देश की असली प्रॉब्लम शुरू होती है, इस्लामिस्ट टेररिज्म। खूब सारी यहाँ पे इस्लामिस्ट मिलिशिया है जैसे कि अलकायदा या फिर IS, माली और नीचर की बॉर्डर के आसपास, जो मतलब अपनी आइडियोलॉजीज फैलाना चाहती है, अपना कंट्रोल करना चाहती है इस देश के ऊपर इनकी सरकार के खिलाफ। और इस वॉर या जंग के चलते ही इनकी 2 करोड़ की पॉपुलेशन में से 10-20 लाख तो डिस्प्लेस हो चुके हैं इंटरनली, जिन्हें मतलब इस वॉर की वजह से अपने घर बार छोड़ के इधर उधर जाना पड़ा। 10,000 के करीब लोग मारे जा चुके, जिसमें मिलिटेंट्स भी है, सिविलियंस भी है। और जो रिसेंट हुआ था, लेटेस्ट coup वो हुआ 30 सितंबर 2022 को। इनके जो प्रेसिडेंट थे पॉल हेनरी दामिबा,
उनकी इनेबिलिटी अगेंस्ट दीज इस्लामिक इंसर्जेंसीज की वजह से जो यहाँ की मिलिट्री थी उन्होंने कू करके उन्हें एज प्रेसिडेंट हटा दिया और नए प्रेसिडेंट जो फिलहाल इनके प्रेसिडेंट भी है कैप्टन इब्राहिम ट्रायोरे को एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट इस देश में अपॉइंट किया गया, क्योंकि पहले वाले प्रेसिडेंट इनका मानना था कि डील नहीं कर पा रहे थे इन इस्लामिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट, और कू करके ही तख्ता पलट करते ही इनके नए प्रेसिडेंट आ गए। इस देश का 40% एरिया इस देश की सरकार के कंट्रोल के अंडर नहीं आता, उन्हें अलग अलग मिलिशियाज या अलग अलग टेरर ग्रुप्स या इस्लामिस्ट ग्रुप्स जो भी आप उन्हें कह लो, अलग अलग ग्रुप्स को वो कंट्रोल करते हैं। अब हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि भी ठीक है, तख्ता पलट होते रहे, नए प्रेसिडेंट आते रहे, जंग चल रही है, लेकिन रशिया के फ्लैग कहाँ से आए? तो बात यह है कि इन्होंने फ्रांस को दिया भगा। फ्रांस की ये कॉलोनी थी इतने सालों से, 1896 में आए थे फ्रेंच यहाँ पे, और 2023 पिछले साल इन्होंने फ्रेंच को यहाँ से पूरी तरह भगा दिया। बोले हमारा देश छोड़ के जाओ, बहुत तुमने नियो कॉलोनिज्म कर दिया, बहुत इंपीरियलिज्म कर दिया कि भी अब भी हम तुम्हारी कॉलोनी नहीं है, लेकिन तुम ऐसे ट्रीट करते हो, ऐसे इन्फ्लुएंस करते हो कि एक तरह से हम तुम्हारे अभी भी स्लेव्स है तुम्हारी कॉलोनी, और हर चीज़ में तुम्हें टांग अड़ानी है। और खैर इसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, पर ये मेरे को भी फील होता है फ्रेंच लोगों की थोड़ी ऐसी आदत होती है। तो साहेल रीजन, साहेल ये जो अफ्रीका का रीजन है, बेसिकली जो एरिड पार्ट्स है या फिर जो डेजर्टेड पार्ट्स है अफ्रीका के, उसको सेपरेट करता है सेमी एरिड सवाना से। तो उसके बीच का जो ट्रांजिशन एरिया है ना, ऊपर के पूरे रेगिस्तान और नीचे वाले का जो ट्रांजिशन रीजन है उसे बोलते हैं साहेल रीजन। साहेल रीजन में कंट्रीज आती है माली, बुर्किना फासो, निजर, ये सारी साहेल रीजन की कंट्रीज है। तो साहेल रीजन की इन कंट्रीज का मानना था कि फ्रेंच लोग ना बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और ये हमारी देश की दिक्कतों को सॉल्व नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे, और हमें अभी भी ऐसे देखते हैं जैसे हम इनकी अभी भी कॉलोनी हो, और इतना हर चीज़ में टांग अड़ाना, इन्फ्लुएंस करना। तो इन 3 देशों ने डिसाइड करा कि भी ठीक है भगाओ। आपने मेरी नीजर की पिछली वीडियो में देखा होगा कैसे एम्बेसी का, फ्रांस एम्बेसी का बुरा हाल कर रखा था, लोगों ने शीशे फोड़ रखे थे, आग लगा रखी थी। कुछ इसी तरह यहाँ से भी निकाल दिया, माली में भी उन्होंने सेम काम करा। 2023 में इन्होंने फ्रांस को निकाल दिया, 2024 की जनवरी में फ्रेंच को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे हटा दिया गया। पर लेकिन अब ये देश खुद भी तो नहीं कर सकते ऑपरेट, इनको किसी का साथ तो चाहिए ही। अफ्रीका में इनके पास ना इतनी नॉलेज, ना इतनी इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ये इन मिलिशिया से फाइट कर सके या अपना खुद का इन्फ्लुएंस बना सके। तो इन लोगों ने मदद ली भाई रशिया की। अब रशिया की यहाँ पे ना वैगनर, आपने आर्मी सुना होगा, वैगनर मिलिट्री, एक प्राइवेट मिलिट्री है रशिया की, वो यहाँ पे जगह जगह डिप्लॉयड है। वो इनकी मदद करने लग रही है इन इस्लामिस्ट ग्रुप से फाइट करने में, और इनकी सरकार की मदद करने लग रही है। तो अब इन्होंने बना लिया रशिया को अपना बड़ा भाई, फ्रांस को दी इन्होंने भगा। तो इसी वजह से हर जगह रशिया की इतने फ्लैग्स है सड़क पे जगह जगह। अभी वागाडुगु तो फिर भी सेफ है, बाहर आप और जाओगे तो रशिया जैसे इनकी मदद करने लग रही है, तो जगह जगह रशियन सोल्जर्स आपको दिखेंगे। और इसी वजह से फिलहाल जो भी है ना, पूरे रशियन मिलिट्री जोरों शोरों से लगी हुई है अपने रेबल फोर्सेस को हराने में, कंट्रोल करने में, और इनकी करंट सरकार का साथ देने में। और फ्रेंच की इन्होंने मार रखा है सीधा काटा। इवन मैंने कल ही एक आर्टिकल पढ़ा, एक हमारे ट्रैवलर्स के ग्रुप में एक दोस्त था, एक ट्रैवलर ही है इटली का, उसको 3 दिन तक डिटेन करके रखा था, मतलब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, मेरे ख्याल से बुर्किना फासो से ही कहेंगी। तो वो अलग स्टोरी है। एनीवे, ये देख लो आप, इनका बहुत लंबी बात खींच गई अपनी हिस्ट्री को लेके, यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन को लेके, जियो पॉलिटिक्स को लेके। ये मॉन्यूमेंट था, मेरे ख्याल से अंदर जाने की तो ज़रूरत है नहीं, बाहर ही निकलते हैं, बहुत देर अपन ने बात कर ली इधर। ये इधर एक आम का पेड़ है, अम्बिया लगी हुई है इस पर। बाकी गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, शेड से लगे हुए मॉन्यूमेंट के बाहर, तो लोग दोपहर को बैठ के यहाँ पे आराम कर रहे हैं, गर्मी में सोने लग रहे हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। मेरा जो गाइड है वो अंदर बाथरूम चला गया। बाकी भाई मैंने जितनी भी रिसर्च करी थी आपको काफ़ी ज़्यादा बता चुका इस वीडियो के माध्यम से, और ये चीज़ थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि मिलिट्री वाले यूँ ना सोचे कि मैं स्पाई हूँ या कोई और टूरिस्ट स्पाई है। टूरिस्ट ना के बराबर आते हैं यार, और मैंने आपको बता ही दिया 1.5 लाख का है ये टूर इतना महंगा टूर तो कोई भी नहीं था मेरी ज़िंदगी का। सीरिया सोमालिया भी इससे सस्ते थे, हद ही कर दिया यार मतलब। बाकी मैं अंदर घुसा ना इसके रिकॉर्ड करने के लिए, तो बोले कि भी नहीं इसकी फ़ोटो मतलब वीडियो मत बनाओ, मतलब आपको आईडी जमा करानी पड़ेगी, यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद अंदर की फ़ोटो वीडियो कुछ बना सकते हो, कुछ ऐसा चक्कर था। इनकी यही मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, एक तो बाजुले जो मैंने आपको दिखा दी, एक इनका मोन्यूमेंट है, इसके अलावा एक है पेवले तो यही है भाई इनकी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस। इसके अलावा एक तेबले नीचे इनके साउथ में, घाना की बॉर्डर के पास में, वागाडुगु से लगते हैं 3 घंटे जाने के, 3 घंटे आने के मिनिमम। तो तेबले जाने का मेरा कोई मूड नहीं था, क्योंकि वहाँ पे है मड हाउसेज, बस उन पर डेकोरेशन सी कर रखी है,
अब इन्हीं के लिए गोरों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, सारे गोरे जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, गोबर और मिट्टी के घर बना रखे हैं। अब अपने को तो पता ही ये चीज़ इंडिया में बहुत देख रखी है, तो इतना सफ़र करना, दूर जाना वो चीज़ देखने के लिए मेरे को तो कोई वर्थ लगा नहीं। अपने भी गाँव में कच्चे घर सारे ऐसे ही बनते हैं, गोबर और मिट्टी की क्ले की लिपाई करके। तो इतनी दूर जाने का सिर्फ वो चीज़ देखने के लिए मेरा कोई मन नहीं था, पर फिर भी आप लोगों को ये कंट्री ताकि अच्छे से मैं पूरी तरह दिखा सकूँ, मैं स्क्रीन पे वीडियो चला दूंगा मेरी दोस्त की, जो भी रिसेंटली वहीं पे गई थी। बाकी एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इनकी सरकार का या फिर इन फोर्सेस के खिलाफ लड़ने में इनका साथ अमेरिका भी देने लग रहा है, पर उसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, वो तो कहता तो हर जगह ही दे रहे हैं। और उनका दूतावास भी था यहाँ पे बहुत बड़ा, पर उसको कर नहीं सकते थे अपन फिल्म। ये इतनी बड़ी गद्दों की मार्केट है, राइट में गद्दे ही गद्दे जगह जगह। तो जो मोसी लोग हैं, मोसी वाले जो है, उनके चीफ का घर है इधर। ये है इनका मेन चर्च इधर का। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चर्च? डू यू नो द नेम ऑफ? It's right, but because I don't know, Notre Dame. ये देख लो भाई, ये है इनका मेन चर्च। अंदर इसके दाना अलाउड नहीं है, जैसा मेरे गाइड ने कहा अंदर जाके वीडियो नहीं बना सकते, तो बाहर से ही आप देख लो। ये सामने जो आप एक बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो, ये कोई लेबनीज कंपनी है। वेस्ट अफ्रीका में ट्रेंड आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि इंडियंस और लेबनीज काफ़ी बिजनेस करते दिख जाएंगे, इधर भी है। अब हम जाने लग रहे हैं ग्रैंड मार्शे ऑफ वागाडुगू। ग्रैंड मार्शे मतलब मार्केट फ्रेंच में। हर फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में आपको ग्रैंड मार्शे मिल जाएगी, जो कि उनकी मेन लोकल मार्केट होती है यूजुअली कैपिटल सिटीज़ में। ये अब शुरू होगी इनकी ग्रैंड मार्शे दे वागाडुगू। अब इधर तो है बाइक्स की पार्किंग, राइट में कुछ दुकान है। ये आगे भाई ग्रैंड मार्शे कुछ ऐसी है भाई इनकी लोकल मार्केट। नीजर में जो मार्केट थी वैसी है थोड़ी सी। ये मेन एंट्रेंस है मार्केट की, दोनों तरफ दुकानें। ऊपर मेरे ख्याल फर्स्ट फ्लोर पे भी दुकानें हैं, देखो कपड़े से दिख रहे हैं। यहाँ पे सीधे सीधे चलते जाओ, अलग से निशान लगा रखा है कि यहाँ पे स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। बाकी भाई कुछ भी नहीं है, घर का सामान है, साबुन, किचन का सामान, बर्तन धोने का सामान, लड़कियों के कपड़े, सिर ढकने का हिजाब वगैरह, फ्रूट, सब्जियाँ, बेल्ट, तकिए, चद्दर, पर्स और नकली गोल्ड की ज्वेलरीज भी है। खूब सारी ज्वेलरी वगैरह की दुकानें यूँ ही है, मतलब जैसी होती है आम मार्केट्स बाजार लोकल वैसी थी। कुछ लड़के भाई पुराने पैंट शर्ट शरीर पे रख के बेचने लग रहे हैं, कपड़े बेचने लग रहे हैं। निकल गया भाई मैं मार्केट से बाहर, ज़्यादा कुछ देखने था ही नहीं। सेम चीज़ जो की दुकानें थी पूरी मार्केट में, हर कोने में वही 4-5 चीज़ें बिकने लग रही थी। अब मेरा गाइड कहाँ गया? शायद ये है, यही गाड़ी होगी। हालांकि गाड़ी तो ये अपनी मर्सिडीज है बस हालत थोड़ी सी पुरानी है। चलो भाई, मेरी भाई हफ्ते 10 दिन से तबीयत ऐसी है ढीली सी, बस हिम्मत मार मार के वीडियो बनाने लग रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज मैंने सोचा फाइनली करा ही लेता हूँ एक बार टेस्ट मलेरिया का, क्योंकि सिम्टम सारे वही है मेरे मलेरिया वाले। गाड़ी के उसने भाई पार्किंग के दिए 100 सेफा, यानी कि इंडिया के कितने 15 रुपये 15 रुपये दी उसने। 5 मिनट गाड़ी खड़ी करी होगी, 5-10 मिनट में मैं घूम के आ गया था मार्केट पूरी। और करेंसी मैं आपको बता ही चुका है इनकी, लॉक्ड है यूरो के साथ। 1 यूरो में होते हैं 655 पॉइंट कुछ, तो 656 वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक होते हैं। 8 कंट्रीज़ में करेंसी यूज़ होती है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, और ऑफिशियली वो 8 की 8 कंट्रीज़ मैंने विजिट कर ली है जिनमें करेंसी यूज़ होती है। अब देखना भाई, सामने आग लगी है, पता नहीं क्या चीज़ हो रखी है, वो देखो कितना धुआं। दिस फायर लेबोरेटरी या ये हमें एक लेबोरेटरी में भाई, इधर मैं टेस्ट करा लूँगा। बाहर खूब सारी मोबाइलों की दुकान है, इधर जाके ऑनलाइन रिजल्ट दिख जाएगा सैंपल दे के। ये बना के दे दिए भाई इन्होंने पेज से मेरे को। 1600 सेफा फीस लगी है, इंडिया के 200 रुपये से ज़्यादा। सस्ता ही है टेस्ट। चलो दे दिया भाई सैंपल उन्होंने, कुछ नहीं, खून निकाला और उस पर 2 स्लाइड सी पे डाल लिया। बोल रहे 2-2.5 घंटे बाद ले जाना। अभी बजे दोपहर के 2:30, तो बोल रहे 5 बजे ले जाना। ऑनलाइन सिस्टम था, पर वो इनकी वेबसाइट ऐसी थी, चल ही नहीं रही थी। मैं बोला मैं खुद पैदल चल के ले जाऊँगा, 15 मिनट ख़राब कर दी उन्होंने भी। बोले ये लिंक फिर खुल नहीं रहा, कभी कुछ वो कभी वो। बोला इसके चक्करों में मत पड़ो, मैं आगे ले जाऊँगा खुद। हाथ मुँह धो के और नहा के चल पड़ा हूँ मैं अब
लैब की तरफ मेरे टेस्ट का रिजल्ट लेने के लिए। घर से जूते साफ करके निकला था और हालत देखना, 2-4 मिनट में यहाँ पे जूतों की हालत ऐसी हो जाती है। जल्दबाजी में आ तो गया मैं, लेकिन मैं रिपोर्ट का वो पर्चा तो लेके नहीं आया, रिसीट जो इन्होंने मेरे को दी थी। शायद पहचान जाएंगे मेरे को, ऐसे ही दे देंगे। आ गए भाई सामने अपन वो रही लैब। अरे पैर मुड़ गया था, बच गया। 5 बजे में 9 मिनट है, मेरे को था कहीं बंद ना कर दे। वो बोला तो इन्होंने मेरे को 5 बजे का था, तो मैं थोड़ा पहले ही आ गया। तो सैंपल देके मैं रिजल्ट लेने आ गया था। मलेरिया तो मेरी नेगेटिव आई है, मेरे ख्याल से कोई और ही वायरल इन्फेक्शन है, ये कुछ और होगा पता नहीं। छोड़ो, जो भी अरेस्ट करेंगे हो जाएंगे ठीक। पर भाई आज मैं जितना आपको दिखा सकता था, बुर्किना फासो की कैपिटल सिटी वागाडुगू मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, यहाँ पे जो लोग हैं ना, बुर्किना पे जो लोग हैं, लोग सही में बड़े फ्रेंडली और हेल्पफुल है यार। चाहे ठीक है भाषा ना आती हो, लेकिन मतलब सारे हंसते दिखेंगे, दूर से हेलो करेंगे, वेव करेंगे, मज़ा आता है मतलब लोगों को देख के और उनसे इशारों के थ्रू जो भी इंटरेक्शन होती है वो करने में भी। अब फाइनल कंक्लूजन अपनी क्या है कि भी क्या 1.5 लाख रुपए में वर्थ है देश घूमना, ये आप ही डिसाइड करो। और आप शायद आंसर समझ ही गए होगे, जान ही गए होगे, मैं तो क्या ही बोलूँ। आप ही देख लो भाई, मेरी ज़िंदगी का सबसे महंगा वीज़ा था। आज तक मैंने किसी भी देश में इतना ज़्यादा वीज़ा के पैसे नहीं दिए। और ये चीज़ इनकी सरकार को समझनी चाहिए भाई, ठीक है तुम्हारे देश में इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है और इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं कर पाती, कोई लीडर सेट होता है इतनी देर में नया लीडर आ जाता है, कोई करप्ट लीडर निकलता है, ठीक है, और चीज़ें ग्रो नहीं करी। एटलीस्ट टूरिज्म तो सिंप्लीफाई कर दो यार। तुम्हारी कॉन्टिनेंट में पहली बात इतने कम लोग आते हैं, तुम्हारे देश में तो टूरिस्ट आते ही नहीं, फिर भी कोई आना चाह रहे तो उनके साथ ऐसे तो ना करो। जो उन्होंने मतलब एयरपोर्ट पे जो बर्ताव था, जो एटीट्यूड था, उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा अनॉयड था, बहुत पेश था, इसलिए मैंने वो सारी बातें कही। पर कंट्री के खिलाफ, यहाँ के लोगों के खिलाफ मेरे मन में बिल्कुल भी कोई भी ग्रजेस नहीं है। सिर्फ वो लोग जो एयरपोर्ट पर काम कर रहे थे, सिस्टम के जो मेंबर्स थे, वो मेरे को पसंद नहीं आए। उनका एटीट्यूड मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। धक्के से जो उन्होंने कहा कि या तो ये पैसे दो वरना ये देश छोड़ के वापस उठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। चलो उन बातों में नहीं जाते, छोड़ो। उम्मीद करता हूँ आपको फिर भी मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।